नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक, जहां दस्तक देकर आज आपको पूछना है कि कहीं देर ना हो जाए। हमारे देश भारत की न्याय व्यवस्था में कहा जाता है कि 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। कहा यह भी जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब न्याय में देरी भी एक तरह का न्याय है। लेकिन ये नौबत देश के ज्यादातर केसेस में तब आए जब ट्रायल शुरू हो पाए। आर्यन खान की जमानत पर आज भी निर्णय आने से पहले सुनवाई टल गई। 2 दिन में निर्णय नहीं आया तो 15 नवंबर तक सुनवाई टल सकती है। ऐसे में क्या कानून सभी के लिए बराबर है? इस प्रश्न के साथ आज की पहली आप दस्तक दीजिए। 5 साल में देश में आईएएस अफसरों के खिलाफ 3284 केस है। कितनी गिरफ्तारी, कितने जेल में? ये दस्तक देते हुए 25 दिन से हिरासत, गिरफ्तारी, जेल और जमानत की अर्जी के बीच लटके हुए आर्यन खान के बारे में सोचिए। देश में 44 केस में आईएएस, 12 केस में आईपीएस के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है। कितने जेल गए? दस्तक देकर जमानत के लिए 25 दिन से लड़ते आर्यन खान और उनके पिता शाहरुख खान के बारे में सोचिए। उद्धव मंत्रिमंडल में 27 मंत्री दागी है। लोकसभा में 233 सांसद आपराधिक केस के आरोपी हैं। कौन जेल में है? जेल में है आर्यन खान और आर्यन खान जैसे लाखों कैदी जो सुस्त व्यवस्था, भ्रष्ट अधिकारी, लचर न्यायिक प्रणाली के आगे सही या गलत, दोषी या निर्दोष तय होने के बीच लटके रह जाते हैं। बुधवार भी आर्यन की जमानत अगली सुनवाई के लिए टल गई। गुरुवार या शुक्रवार तक भी बेल नहीं मिली तो आर्यन को 15 नवंबर तक जेल में रहकर जमानत का इंतजार करना पड़ सकता है। क्योंकि हमारे देश में जहां जेलों में हर 10 में से 7 कैदी सिर्फ न्याय के इंतजार में जेल में पड़ा है, वहां बॉम्बे हाई कोर्ट की 1 नवंबर से 12 नवंबर तक की दिवाली छुट्टी है। 13-14 नवंबर को शनिवार और इतवार। तब दलीलों के मुताबिक 1 ग्राम भी ड्रग्स बिना पकड़े गए आर्यन खान को क्या सिर्फ ड्रग्स लेने के आरोप में जमानत के लिए इतना इंतजार करना पड़ सकता है? आज हम 27 तारीख पर है। 27 तारीख खत्म हो चुका है। 28, 29, 30 के बाद दिवाली वेकेशन है। क्या लगता है? 30 तारीख को तो पुराने बेल हियरिंग मामले सुनेंगे, तो 30 तारीख को सुनेंगे भी नहीं, तो यानी कि कल और परसों का ही समय है इनके पास। इतना टाइम क्यों लगेगा? क्या एनसीबी के अफसर समीर वानखेड़े के कारण, जिन पर खुद धर्म छिपाने, जाति छिपाने, झूठ बोलकर नौकरी लेने, आर्यन को फंसाने के बदले उगाही करने, बॉलीवुड कलाकारों को फंसाने के लिए अपनी अलग टीम रखने के आरोप लगे हुए हैं और खुद समीर वानखेड़े पर भी जांच बैठी है। ये संवेदनशील इंक्वायरी है और इससे जुड़ी हुई सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। आज के लिए, अभी के लिए इतना काफी है कि हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। आगे साक्ष्यों का स्टेटमेंट वगैरह होगा। जब हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो आप सबके साथ उसका रिजल्ट साझा किया। समीर सर कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, थैंक यू। इस कहानी में जहां आरोपों की भरमार एनसीबी के अफसर पर ही है, वो खुद जांच अधिकारी है। जांच पूरी होने तक समीर को आर्यन केस से अलग भी नहीं किया गया। हमारी महाराष्ट्र सरकार इतनी समझदार है और समीर वानखेड़े के बचाव में उनकी पत्नी, उनके पिता, उनकी बहन, पूरा परिवार सामने आ चुका। फाइलें लेके बैठे हैं। लेकिन आर्यन के बचाव में वकीलों की दलीलें अदालत के भीतर है। एनसीबी के समीर वानखेड़े पर राजनीतिक आरोप लगाने वाले मंत्री नवाब मलिक है, लेकिन आर्यन का परिवार चुप है। छोटे आरोप भी देश में लग जाए तो हर कोई विरोधी की साजिश बताने लगता है। आरोप लगाने वालों को बिका हुआ कहा जाने लगता है। आरोप लगाने वाले को कठपुतली बताया जाने लगता है। न्याय प्रणाली पर सवाल उठाया जाने लगता है। लेकिन 25 दिन से घर से दूर अपने बेटे आर्यन के लिए शाहरुख शांत है। 20 दिन से जेल में आरोपी बनकर रह रहे बेटे आर्यन के लिए शाहरुख किसी पर कोई आरोप नहीं लगाते। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक अभी जमानत के लिए आर्यन की अर्जी मंजूर नहीं हुई। पिता चुपचाप न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा करते हैं। और तब याद करिए, वानखेड़े मैदान से जांच अधिकारी समीर वानखेड़े तक की कहानी में शाहरुख खान को 2021 में एक आरोपी अफसर समीर वानखेड़े की कार्रवाई में पकड़े गए बेटे आर्यन को लेकर शाहरुख शांत दिखते हैं, जबकि 2012 में वानखेड़े स्टेडियम में शाहरुख को गुस्सा आया था जब बच्चों के मैदान में जाने पर सुरक्षा कर्मियों ने बच्चों से बदसलूकी की थी। There is no right
to touch little girls who are not even 13 years old physically, and I think that is completely unpardonable. सर, एक सेंटेंस पे बार-बार एक शख्स जो है उन्होंने बार-बार ये बात कही है कि एक पॉइंट पे आप तैश में आ गए और आपने कहा कि मैं जिंदा गाड़ दूंगा। उससे मैं कहीं ना कहीं कुछ तो कहा होगा, लेकिन वो लोग भी बहुत बदतमीजी से बातें कर रहे हैं। वानखेड़े स्टेडियम के विवाद में क्लीन चिट शाहरुख खान को मिली थी। 9 साल बाद मुंबई में एक और वानखेड़े के विवादों के बीच शाहरुख खान खड़े हैं। बेटे को क्लीन चिट मिलेगी या नहीं, उस इंतजार से पहले क्या जमानत मिलेगी, यही इंतजार लंबा हुआ पड़ा है। विद्या और मुस्तफा शेख के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। आर्यन केस में जांच करते बड़े अधिकारी समीन वानखेड़े अपने धर्म और जाति को लेकर अब विवादों में। धर्म से जुड़ी अगली खबर आइए देखते हैं। दीपावली के अगले दिन यानी कि 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में दर्शन करेंगे। उत्तराखंड में भी 4 महीने के भीतर ही चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ पूजा के दिन के लिए बीजेपी ने विशेष आयोजन का प्लान तैयार किया है। और क्या इसलिए ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति के साथ साथ सत्ता की शक्ति पूजा भी पूरी हो। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के राज्य गुजरात से आने वाले और बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से सांसद बनकर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी शिव भक्त हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक 4 बार केदारनाथ जा चुके नरेंद्र मोदी 5वीं बार केदारनाथ 5 नवंबर को पहुंचेंगे। दिवाली के अगले दिन और केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से ठीक एक दिन पहले पीएम मोदी की शिव पूजा इसलिए भी खास होगी क्योंकि 5 नवंबर को जब पीएम बाबा केदार के दर्शन करेंगे, उसी दिन एक ही समय पर केदारनाथ धाम के साथ देश के बाकी अन्य 11 ज्योतिर्लिंग भी वर्चुअल जुड़े होंगे। ये 11 ज्योतिर्लिंग है उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ, गुजरात में सोमनाथ और नागेश्वर, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, भीमशंकर और घृष्णेश्वर, झारखंड में वैद्यनाथ धाम, तमिलनाडु में रामेश्वरम। कहा जाता है कि देश में केदारनाथ धाम के दर्शन सबसे ज्यादा बार करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो 5वीं बार पहुंचेंगे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते 2 बार केदारनाथ गई थी, ऐसा दावा होता है। प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड के केदारनाथ में मौजूद होंगे तो पूजन के साथ शक्ति पूजा का भी आधार बनेगा। उत्तराखंड में 4 महीने में चुनाव है। जब मोदी दिवाली के अगले दिन केदारनाथ में पूजा करते रहेंगे, तब बीजेपी ने तय किया कि पार्टी के सभी मंत्री और नेता प्रदेश के अपने घर के आसपास के अलग अलग शिवालयों में पूजा अर्चना करेंगे। एक तरफ पूजन होगा, बीजेपी के नेता सभी शिवालयों में पूजन करेंगे और साथ में केदारनाथ में कई योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देंगे। आदि गुरु शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का अनावरण होगा। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लगभग 400 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। सारे काम हो गए हैं। भव्य केदारपुरी का निर्माण हो रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है उसका भी अनावरण उस दिन प्रधानमंत्री जी करेंगे और उसी की योजना चलेगी। उत्तर प्रदेश में अभी जब भी प्रधानमंत्री दौरा करने पहुंच रहे हैं तो चुनावी राज्यों में विरोधियों परिवार के साथ विकास की नई योजनाओं का ऐलान जारी है। उत्तराखंड में भी महीने भर के भीतर ये दूसरा दौरा होगा, जिसमें केदारनाथ में पीएम के पूजन के वक्त ही हर जिले के शिवालयों में बीजेपी नेताओं के पूजन पाठ से ऐसा माहौल बनेगा जिसके जरिए बीजेपी सत्ता दोबारा साधने में जुटेगी। दिलीप सिंह, देहरादून, आज तक। भक्ति में शक्ति है, इस पर कोई शक नहीं, लेकिन राजनीति में एक और भक्ति होती है। उत्तर प्रदेश में खेल मंत्री हैं उपेंद्र तिवारी जी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साक्षात भगवान बताया। अब विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि पिछले हफ्ते तेल की महंगाई यही मंत्री जी तो देख नहीं पा रहे थे, भगवान आखिर इन्हें कैसे दिखे? देवत्व इंसान है। मैं अपने श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरुषोत्तम श्री राम का झलक दिखता हूं और इसीलिए मैं हनुमान बन गया हूं। बिहार के श्रवण प्रधानमंत्री को भगवान मानकर हनुमान बनकर उनकी हर सभा में पहुंचते हैं। एक समर्थक का प्रधानमंत्री के प्रति ये प्रेम समझ आता है। लेकिन चर्चा में है उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी, जो हरदोई पहुंचे तो पहले प्रधानमंत्री के स्वच्छता संदेश का पालन करते हुए साफ सफाई करते नजर आए और फिर प्रधानमंत्री का ही
वो संदेश भूल गए कि उन्हें भगवान न माना जाए और उनका मंदिर न बनाया जाए। मंत्री जी प्रधानमंत्री को भगवान का स्वरूप बताने लगे। गर्व के साथ कहता कि अभिमान करो तुम मोदी, अभिमान करो तुम मोदी पे, वह नवयुग का निर्माता है, ऐसा महापुरुष इस धरती पर एक बार ही आता है। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह व्यक्ति साक्षात भगवान का स्वरूप है। प्रधानमंत्री खुद इस बात का कई बार विरोध करते आए कि उनके नाम का ना तो कोई मंदिर बनाए और ना ही कोई उन्हें भगवान कहे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने पीएम को साक्षात भगवान माना तो राजनीति का नया विवाद शुरू हुआ। उपेंद्र तिवारी जी को कहिए उनकी पूजा करें, लेकिन देश को उनसे बचा लें। देश को अब भगवान ही बचा सकता है। मोदी जी ने जो हालत कर दी है देश की, उपेंद्र तिवारी जी सम्मान पूर्वक उनको कहूंगा कि उनके मंदिर बनाए मोदी जी के, वहां स्थापित करें, उनकी पूजा करें, लेकिन देश को बख्श दें। उनकी भावनाओं को व्यक्त करते हुए मुझे लगता है कि उपेंद्र तिवारी जी ने ये कहा होगा, क्योंकि हर चीज को राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन में बहुत अच्छा कार्य करता है तो मेरे लिए तो वो भगवान स्वरूप ही हो गया ना। भगवान नहीं पर भगवान स्वरूप तो वो इंसान हो सकता है, तो उसको राजनीतिक जमला नहीं पहनाना चाहिए। विपक्ष के निशाने पर उपेंद्र तिवारी इसलिए भी आ गए कि जिन मंत्री जी को तेल की महंगाई पिछले हफ्ते तक नहीं दिख रही थी, उन्हें इस हफ्ते भगवान कैसे दिख गए। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है, और मुफ्त में आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया है। अगर अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़ा है। तो क्या मुफ्त के कारण ही डीजल पेट्रोल के दाम जो है कहीं नहीं बढ़ा है। अगर प्रति व्यक्ति आमदनी की आय से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। गर्व के साथ कहता कि अभिमान करो तुम मोदी, अभिमान करो तुम मोदी पे, वह नवयुग का निर्माता है, ऐसा महापुरुष इस धरती पर एक बार ही आता है। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह व्यक्ति साक्षात भगवान का स्वरूप है। काश महंगाई को भी साक्षात मंत्री उपेंद्र तिवारी देख पाते तो समझते कि जिस पेट्रोल डीजल के दाम अभी बहुत कम पिछले हफ्ते तक वो बता रहे थे, वो दाम साक्षात लगातार बढ़ रहे हैं। अक्टूबर महीने में ही 5 रुपए से ज्यादा तक दाम बढ़ चुके हैं। आज तक ब्यूरो। सरकारी कंपनियों के विनिवेश पर कई प्रश्न उठते हैं। एयर इंडिया की कमजोर स्थिति के कारण ही उसे बेचना पड़ा। टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया, आगे की प्रक्रिया जारी है। और उससे पहले आज की खबर देखी। आज खबर आई कि अब केंद्र के सरकारी विभाग मंत्रालय ऑफिसर नकद टिकट लेंगे, उधारी बिल्कुल नहीं चलेगी। वित्त मंत्रालय ने सबसे पहले तो यह कहा कि सभी विभाग मंत्रालय ऑफिसर जरा पुराना एयर इंडिया का बकाया जो है उसे चुका दें। दूसरी खबर यह आई कि एयर इंडिया ने सभी केंद्रीय विभागों की क्रेडिट फैसिलिटी को अब खत्म कर दिया है, मतलब नकद काम होगा, उधार बिल्कुल नहीं होगा। और इसीलिए वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी ऑफिसर्स विभागों को अब नकद में ही एयर इंडिया के टिकट खरीदने के लिए कह दिया गया है। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक आरटीआई के अनुसार जुलाई तक तो सिर्फ वीवीआईपी फ्लाइट्स का ही 33 करोड़ रुपया एयर इंडिया का बकाया है। आप अंदाजा लगाइए, 33 करोड़ रुपया। तो क्या सरकारी विभाग जब सरकारी एयरलाइंस को घर की मुर्गी समझ लेंगे तो वो चलेगी कहां से? तो दस्तक की आज की चौथी कहानी को आप प्लीज समझिए। रिश्ते और राजनीति का बड़ा अलग संबंध रहता है। राजनीति में रिश्ते सिर्फ सत्ता के लिए बनाए जाते हैं, फिर चाहे दुश्मन को गले ही क्यों न लगाना पड़े। और उन्हीं रिश्तों के धागे राजनीति में तब खोल दिए जाते हैं जब अपना फायदा उठाना हो, और विशेषकर तब जबकि रिश्ते किसी पुरुष और महिला के बीच हो। तो दस्तक में यह कहानी कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी पाकिस्तानी दोस्त पत्रकार दोस्त की है, जिनके रिश्तों पर पंजाब सरकार के मंत्री प्रश्न उठाते हैं। जवाब में कैप्टन को अपना सोलमेट कहती हैं ये पाकिस्तानी दोस्त। सोलमेट यानी वो इंसान जिसके साथ आप गहरा और मजबूत लगाव महसूस करते हैं, आपके दिल को चैन मिलता है। सोलमेट वो होता है जिसके साथ आप सच्चे होते हैं, आपकी जिंदगी में ठहराव महसूस होता है, ये लगता है कि बस यही है जिसकी आपके दिल को तलाश थी। अंग्रेजी भाषा के शब्द सोलमेट का शाब्दिक अर्थ
हम सफर कहा जाता है। अभी सोलमेट को चर्चा में लाने का श्रेय पाकिस्तानी पत्रकार और पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की दोस्त अरुसा आलम को जाता है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अरुसा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से रिश्ते होने का दावा किया। इसी इल्जाम पर सफाई देने और कैप्टन से अपने रिश्तों को लेकर उठते सवालों पर अरुसा आलम ने आज तक से बातचीत की और कहा, वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लवर नहीं हैं। हम साथ ही रहे हैं। जब हम पहली बार मिले थे तब मैं 56 साल की थी और कैप्टन साहब 66 साल के थे। इतनी उम्र में हम लवर की तलाश में नहीं रहते। हम अच्छे दोस्त हैं, साथी हैं, सोलमेट हैं। हम जीवन के उस मोड़ पर मिले थे जहां प्यार और रोमांस मायने नहीं रखता। हम अच्छे फैमिली फ्रेंड हैं। मैं उनकी माँ, बहन और परिवार से भी मिली हूँ। सियासत को हर रिश्ता सवालों के चश्मे से देखने की आदत रही, जबकि कैप्टन को सोलमेट कहने वाली अरुसा आलम के साथ रिश्तों की गहराई को अगर देखें तो जवाब ये कि अरुसा पर सवाल उठे तो कैप्टन ने तुरंत हिंदुस्तान में आवाज उठाई और पाकिस्तान में रहते हुए अरुसा ने अपने साथ की गवाही दी। 2004 में पाकिस्तान के दौरे में कैप्टन अमरिंदर सिंह और अरुसा आलम की मुलाकात हुई थी। इसके बाद इन्हें कई मौकों पर साथ देखा गया। जब भी अरुसा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस दोस्ती को बेहद खास बताया। क्या लग रहा है कि पंजाब की राजनीति कृषि कानूनों की बजाय, बॉर्डर की बजाय सिर्फ पर्सनल अटैक पे क्यों आ गई? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਕੈਪਟਨ ਸਰ, ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਝਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣ। 9 ਵਜੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਲਿਖਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰਿਹਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਝੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਝੀ। ਅਰੂਸਾ हैज बीन कमिंग हियर फॉर 16 years एंड मैं कल भी कहा सी कि अगर वीजा ओपन आई वुड रिक्वेस्ट हर अगेन टू कम। अब उनसे मुलाकात हुई, कुछ मेरे दोस्त थे। लेकिन एक पाकिस्तानी पत्रकार से कैप्टन की दोस्ती पर सवाल पहले विरोधी उठाते थे, अब वो अपने ही जिनके विरोधी कैप्टन बन गए। अरुसा को मुख्यमंत्री आवास में पाकिस्तानी जासूस तक कहा गया, लेकिन कैप्टन के कांग्रेस छोड़ने के बाद इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब पंजाब के डिप्टी सीएम ने इसकी जांच की बात तक कह दी। को ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ISI ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। जवाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से उनके मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने सोनिया गांधी के साथ ये तस्वीर पोस्ट की और बताया कि अरुसा आलम पिछले 16 साल से भारत सरकार की मंजूरी से भारत आ रही हैं। चुनाव से पहले कैप्टन पर उंगली उठती देख अरुसा भी सामने आई और उन्होंने ISI से लेकर राहुल प्रियंका तक पर पहली बार खुलकर बोला। आप जो भी जांच करना चाहता है जरूर करें, लेकिन मुझे छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मैं ISI ये हमारी प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी है। मैं फख्र करती हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, बट एक्सक्यूज मी, never. I have never worked with them. He adored, he worshipped Mrs. Gandhi. He loved the two kids like his own kids. ये जाते थे तो ये हॉस्टल में थे, उन बच्चों को लेके जाते थे आउटिंग के लिए। इनके हाथों में वो बड़े और वो बच्चे ही इनको आंखें दिखा रहे हैं। अरुसा पर कांग्रेस की तरफ से भले ही अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में दखलंदाजी का आरोप लगते रहे हो, लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस ने मुद्दा उठाने के लिए चुनाव और अमरिंदर सिंह की पार्टी से विदाई का इंतजार क्यों किया? आखिर किसी के रिश्तों पर सवाल उठाना सियासत को सबसे ज्यादा क्यों पसंद आता है? दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े मुंबई ड्रग्स केस की जांच कर रहे समीर वानखेड़े के विरुद्ध आज स्पेशल जांच शुरू हो गई। सुबह 11 बजे एनसीबी की विजिलेंस विंग की 5 सदस्यीय टीम मुंबई पहुंची और इसके बाद समीर वानखेड़े से 4 घंटे तक पूछताछ की गई। विजिलेंस टीम ने यह साफ कर दिया कि समीर वानखेड़े के विरुद्ध सबूत मिलने तक वो इस मामले की जांच करते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक वानखेड़े पर आरोपों की बरसात कर रहे हैं, उससे प्रश्न ये कि समीर वानखेड़े का अब क्या होगा? आप सर आरोप लगाए जा रहे हैं, आप जो एससीटी है उनसे क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी?
लग रहे हैं सर, लगातार पर्सनल अटैक हो रहा है। सब झूठे हैं, पर्सनल अटैक लग रहा है सर आप पर। रिप्लाई करेंगे। 3 अक्टूबर को मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से समीर वानखेड़े चर्चा में है, लेकिन महीने भर से भी कम वक्त में एनसीबी का ये तेज तर्रार अफसर आरोपों के चक्रव्यूह में बुरी तरह से घिर गया है। समीर वानखेड़े पर करोड़ों रुपए की उगाही करने, जबरन गवाह तैयार करने, धर्म बदलने और फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी लेने का आरोप है। नौबत आ चुकी है कि आर्यन ड्रग्स केस की जांच कर रहे समीर वानखेड़े की उन्हीं का विभाग जांच कर रहा है, जिससे एनसीबी के इस हाई प्रोफाइल अफसर के तेवर ढीले पड़ गए हैं। आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक मिनट अंगावर जाऊ नका रे। हमारे जो आप जो एससीटी है उनसे पूछिए। सर सामने आया है, कुछ तो बोलेंगे इस मामले के बारे में। क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके खिलाफ कोई? ये वही समीर वानखेड़े हैं जो कल तक नवाब मलिक को ललकारते थे, मगर अब वो बैकफुट पर दिख रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इस मामले के वो किरदार हैं जिनके दावों और इल्जामों से वानखेड़े मुश्किल में है। पहले किरदार का नाम ड्रग्स केस में गवाह बनाए गए किरण गोसावी का है, जिसने गिरफ्तारी के बाद आर्यन खान के साथ सेल्फी ली थी, लेकिन जब उस पर करोड़ रुपए की डील करने के सनसनीखेज आरोप लगे तो वो फरार हो गया। किरण गोसावी पर यह इल्जाम उसी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैन ने लगाए, जिसने दावा किया कि किरण गोसावी शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की डील करना चाहता था, जिसमें से 8 करोड़ रुपए कथित तौर पर एनसीबी के अफसर और आर्यन केस की जांच कर रहे समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। इस मामले में तीसरे किरदार सैम डिसूजा का भी नाम सामने आया, जिसका जिक्र 25 करोड़ की डील में भी हुआ। लेकिन समीर वानखेड़े की सबसे ज्यादा मुसीबत चौथे किरदार ने बढ़ाई। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नवाब मलिक पिछले 20 दिनों से समीर वानखेड़े को घेर रहे हैं और आज उन्होंने एनसीबी के इस हाई प्रोफाइल अफसर पर सबसे बड़ा इल्जाम लगाया। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री ने दावा किया कि जिस क्रूज पार्टी से आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई, उस पार्टी में एक दाढ़ी वाला अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स माफिया भी मौजूद था। उस जहाज की क्रूज पार्टी में टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैप किया गया, लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है, सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। नवाब मलिक ने बताया कि वो दाढ़ी वाला दिल्ली की तिहाड़ जेल से लेकर राजस्थान की जेल तक रहा। गोवा में भी उसका ड्रग्स रैकेट चलता है, लेकिन फिर भी वानखेड़े ने उस पर हाथ नहीं डाला क्योंकि वो उसका दोस्त है। हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है, लेकिन जब छापेमारी की बात आती है वानखेड़े साहब उस छापेमारी से भाग लेते रहे। मैं जो लोग आए हैं जांच करने के लिए, मैं सार्वजनिक रूप से उन्हें कहता हूं कि आप क्रूज की सीसीटीवी मंगाइए। नवाब मलिक का सीधा आरोप है कि एनसीबी ने क्रूज पर मौजूद करीब 1300 लोगों में से उनको ही पकड़ा जिन्हें समीर वानखेड़े टारगेट करना चाहते थे। एनसीबी के लोगों को इसके लिए बाकायदा उनकी तस्वीरें दी गई थी, लेकिन इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया को जानबूझकर छोड़ दिया गया। दुनिया का एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उन्हीं लोगों ने ये पार्टी आयोजित की थी। खेल तो हो गया, लेकिन खेल का खिलाड़ी दाढ़ी लिए हुए क्यों घूम रहा है, इसका जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। नवाब मलिक ने एक बार फिर समीर वानखेड़े के कथित मालदीव दौरे का जिक्र किया और वानखेड़े पर फर्जी केस से बॉलीवुड पर दबाव बनाने का आरोप लगाया, लेकिन बीजेपी ने इसे खारिज कर दिया। सारे लोग जिनको बुलाया गया उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसकी गहराई में जाइए। मैं ये भी कहता हूं कि मालदीव के दौरे को देखिए। उस समय कौन से अभिनेता अभिनेत्री मालदीव में थी, तो जो उगाही का खेल है वो खुलकर सामने आ जाएगा। मेरा बहुत सीधा मानना ये है कि किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को
इस प्रकार से टारगेट करना ये ठीक नहीं है। साथ साथ किसी भी ऑनगोइंग केस में जो साक्ष्य होते हैं, गवाह होते हैं, उनके ऊपर सरकार की ओर से दबाव बनाकर सरकारी तंत्र का उपयोग करते हुए उनको डिस्क्रेडिट करना, ये भी बहुत गलत है। तो कोई मंत्री ये कहे कि मैं अधिकारी को जेल में डाल दूंगा, मैं उनको इस प्रकार से करूंगा, अगर उनके पास कोई चीजें हैं तो वो कोर्ट चले जाए। और मैं तो इसके आगे चलकर ये कहता हूं कि उन्होंने भी कोई आरोप लगाए अगर, तो एनसीबी जरूर उसकी जांच करे। इस मामले में मुंबई पुलिस की भी एंट्री हो गई है। पंच प्रभाकर साहिल की शिकायत पर समीर वानखेड़े के खिलाफ 4 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जांच का जिम्मा एसीपी लेवल के अफसर को दिया गया है। इसके अलावा समीर वानखेड़े का अपना विभाग एनसीबी भी इस मामले में जांच कर रहा है, जिसके लिए दिल्ली से एक खास टीम मुंबई पहुंची। इस कार्यालय से कुछ कागजात इकट्ठे किए गए हैं, रिकॉर्ड इकट्ठे किए गए हैं और साक्ष्यों को बुलाया गया है। मैं यहां ये बताना चाहूंगा कि इस इंक्वायरी के बारे में आप लोगों को जिस तरह से आप लोग पूछ रहे हैं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन देना मुश्किल है, क्योंकि ये संवेदनशील इंक्वायरी है और इससे जुड़ी हुई सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। आज के लिए, अभी के लिए इतना काफी है कि हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। आगे साक्ष्यों का स्टेटमेंट वगैरह होगा। 3 अक्टूबर को आर्यन की गिरफ्तारी के बाद सारा फोकस ड्रग्स रैकेट पर था, लेकिन पहले इस मामले में 25 करोड़ की डील के आरोप लगे और आखिर में ये सारा मामला निजी आरोपों तक चला गया, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि समीर वानखेड़े का आखिर होगा क्या। तो ड्रग्स केस की जांच से समीर वानखेड़े पर आंच आ रही है, लेकिन प्रश्न ये कि क्या समीर वानखेड़े पर उन्हीं का विभाग कोई एक्शन लेगा। समीर वानखेड़े की मुश्किल ये है कि उन पर इस समय आरोपों की चौतरफा बारिश हो रही है, लेकिन जाति से लेकर धर्म तक पर प्रश्न उठ रहे हैं। मैं हमेशा कहते आया हूँ, 15 दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। मेरा नाम ज्ञानदेव कथरूजी वानखेड़े है। तो मेरी दादा परदादा उसके परदादा सभी हम लोग हिंदू है। एक आर्यन क्रूज ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की जाति, धर्म और दस्तावेज सवालों के घेरे में है। नवाब मलिक का दावा है कि समीर वानखेड़े एक मुसलमान है और उनका परिवार सारी जिंदगी एक मुस्लिम के तौर पर जीता रहा। अपने इस दावे के पक्ष में दलीलें देकर नवाब मलिक ये साबित करना चाहते हैं कि समीर वानखेड़े ने गलत दस्तावेज देकर नौकरी पाई। इसी सिलसिले में नवाब मलिक ने आज ये निकाहनामा पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि तस्वीर और निकाहनामा समीर वानखेड़े और उनकी पहली पत्नी शबाना का है। आज मैंने अपने ट्विटर पे एक बहुत सुंदर जोड़ी का एक फोटो डाला है, जो 7 दिसंबर 2006 के दिन लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में जो शादी रचाई गई, निकाह हुआ, उस निकाहनामे को भी उसमें हमने डाला है। 2 बॉक्स उसमें ब्लैंक कर दिए गए हैं। नवाब मलिक ने कहा कि 7 दिसंबर 2006 की रात 8 बजे समीर दाऊद वानखेड़े ने शबाना कुरैशी से अंधेरी के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में निकाह किया था। इस दौरान 33,000 रुपए बतौर मेहर दी गई। मलिक के मुताबिक इस निकाह का गवाह नंबर 2 यानी अजीज खान समीर दाऊद वानखेड़े की बड़ी बहन यास्मीन दाऊद वानखेड़े का पति था। जब आज तक ने इस मामले की जांच की तो हमने उस काजी को ढूंढ निकाला जिन्होंने निकाह करवाया था। मुजम्मिल अहमद नाम के काजी ने हमें बताया कि साल 2006 में उन्होंने समीर वानखेड़े का निकाह पढ़वाया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो किसी गैर मुस्लिम का निकाह नहीं करवाते और शादी के वक्त समीर वानखेड़े मुस्लिम थे। ये निकाह आपने पढ़ा? हाँ, मैंने पढ़ाया है, ये बिल्कुल सही है। हाँ। और उस वक्त में समीर, शबाना, हाँ, और इनके बाप, पूरी खानदान सब मुसलमान थे। मौलवी के इस खुलासे के बाद समीर वानखेड़े की पत्नी सामने आई और उन्होंने बताया कि समीर की मां एक मुस्लिम थी और उनकी इच्छा की वजह से ये निकाह किया गया, लेकिन समीर वानखेड़े ने कभी भी अपना धर्म या जाति कानूनी रूप से नहीं बदली।
यस, निकाह हुआ था, लेकिन समीर वानखेड़े ने लीगली अपना रिलीजन, अपना कास्ट कभी भी चेंज नहीं किया था। ये सिर्फ मेयर फॉर्मेलिटी थी जो उनकी मदर इन, मतलब उनकी मेरी मदर इन लॉ जो अभी नहीं है, वो मुस्लिम थे, तो उनकी खुशी के लिए ये निकाह किया गया था। दरअसल समीर वानखेड़े के पिता का नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है, जो एक दलित हिंदू है। वहीं वानखेड़े की मां का नाम जाहिदा बेगम बानो था। समीर वानखेड़े की एक बहन भी है जिनका नाम यास्मीन है। साल 2006 में समीर वानखेड़े ने डॉक्टर शबाना कुरैशी से निकाह किया और 2016 में दोनों का तलाक हो गया। 2017 में समीर वानखेड़े ने दूसरी शादी क्रांति रेडकर से की। समीर वानखेड़े को लेकर नवाब मलिक का सबसे बड़ा आरोप यही है कि पूरा परिवार सारी जिंदगी एक मुसलमान बनकर जीता रहा। फिर समीर ने एक दलित हिंदू के तौर पर नौकरी कैसे पाली, जो कानूनी रूप से बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने इस दावे के पक्ष में नवाब मलिक ने एक बर्थ सर्टिफिकेट भी शेयर किया था, जिसे कथित रूप से समीर वानखेड़े का बताया गया। इसमें उनका धर्म मुस्लिम और उनके पिता का नाम दाऊद लिखा था। लेकिन परिवार का कहना है कि जब पुरखे हिंदू हैं, तो समीर मुसलमान कैसे हो सकते हैं। मैं हमेशा कहते आया हूँ, 15 दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। मेरा नाम ज्ञानदेव कथरूजी वानखेड़े है। मैं कितनी बार सब लोगों को बता रहा हूँ। फिर अभी नवाब मलिक ये निकाहनामा लगा के मेरे जाति पे, मेरे धर्म पे और वो ड्रग पे क्या लेना देना, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो समीर वानखेड़े को लेकर एक बड़ा सवाल यही है कि क्या समीर वानखेड़े ने अपना धर्म बदला या नहीं। अगर धर्म बदला तो फिर उन्होंने दलित कोटे से नौकरी कैसे हासिल की, और अगर धर्म नहीं बदला तो निकाह क्यों किया। अरविंद ओझा के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन ने महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के विरुद्ध केस दर्ज करने की मांग की है। यास्मीन ने राष्ट्रीय महिला आयोग से शिकायत की है और साथ ही साथ ईमेल के द्वारा ओशिवारा थाने में एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है। नवाब मलिक, जो कि लगातार समीर वानखेड़े पर, उनके परिवार पर आरोप लगाते रहे हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं। अब समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े ने कहा है कि नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।